नमस्कार, जोहार। आज हम फिर से साहित्य जगत पर बात करेंगे। साहित्य के तहत कई पहलू जो हैं, पत्रकारिता है, गद्य लेखन है, कविताएं हैं, इवन कार्टून, कई ऐसे विषय हैं साहित्य के, साहित्य जगत के, जिसको हम आज शामिल करना चाहते हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ में एक खास मेहमान है। आपने शायद, अगर आप रांची के हैं या झारखंड के हैं या बिहार, पुराने ज़माने के बिहार के हैं, तो आपने एक नाम साहित्य जगत में ज़रूर देखा सुना होगा, दिलीप तितरबे। जी हाँ, दिलीप तितरबे अनोखा सा नाम है, बहुत जल्दी याद भी रहेगा, आपको भी याद होगा शायद। इसलिए भी याद होगा कि दिलीप तितरबे आज ही नहीं बल्कि 70 के दशक से साहित्य जगत में एक तेजी से उभरता हुआ नाम, और हर पत्रिका, उस ज़माने की पत्रिकाएं, उस ज़माने के अखबार, दैनिक अखबार हो, अंग्रेजी अखबार हो, हिंदी अखबार हो, पत्रिकाओं में बाल पत्रिकाएं हैं, साहित्य की अन्य पत्रिकाएं हैं। दिलीप तितरबे का नाम आपको कई बार देखने को मिलता था, कार्टून पर लिखे हुए उनके हस्ताक्षर वाले कुछ कार्टून। जी हाँ, बहुत अद्भुत सा एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा लगता था कि साहित्य जगत का एक समग्र व्यक्तित्व दिलीप तितरबे को हम देख रहे हैं, उनकी कृतियों को समझ रहे हैं। और आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक और अच्छी खबर ये है कि आज मेरे साथ में स्वयं दिलीप तितरबे जी हैं। दिलीप तितरबे जी को नमस्कार। नमस्कार और स्वागत है फैक्ट फोल्ड में दिलीप तितरबे जी का हम स्वागत करते हैं। और इनसे हम काफ़ी कुछ बातचीत करेंगे, गप्पे मारेंगे साहब। या क्या गप्पे ही मारेंगे, ज़्यादा साहित्य भी गप ही है। गप ही है, एकदम सही है। तो दिलीप तितरबे जी से हम शुरुआत करेंगे। आपको बताएं कि दिलीप तितरबे का मतलब बचपन से लेकर अब तक का समय जो ज़्यादातर वक्त झारखंड में ही बीता है। झारखंड में इनका अपना मकान है, रांची में रहते हैं, और आज से नहीं 18वीं शताब्दी से इनका मकान है वहाँ। जाहिर है कि पिताजी ने बनवाया था और पिताजी रहते थे। दिलीप तितरबे अपने पूरे परिवार के साथ में रहते हैं, और बहुत सारी बातें हम उनसे ही समझेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो तितरबे साहब, एक बार फिर से स्वागत करते हुए हम ये समझना चाहते हैं साहब कि अभी हमने सुना कि आपको एक बड़ा सा सम्मान मिला है एक दिल्ली के हिंदी भवन में। मेरे पास में लिखा था, मैंने कहीं लिख रखा है। अच्छा, हाँ, ये भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य रत्न सम्मान, ये काफ़ी बड़ा सम्मान है। और दिल्ली में हिंदी भवन में 5 मार्च को सम्मानित किया गया दिलीप तितरबे जी को। आपको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी को ऐसे सम्मान मिलता है, और ये इतना प्रमुख सम्मान है। इस सम्मान के बारे में बहुत सारी चीज़ें तो लिखी हैं, जैसे ये एक इंडिया नेट बुक्स करके एक संस्था है, वह सम्मान देती है, और ये सम्मान जो है 2021-20 का है। तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बधाई आपको, धन्यवाद, और बहुत शुभकामनाएं दिलीप जी को। अब जब मैंने कहा कि 70 के दशक के हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिलीप जी कितना आज भी एक्टिव हैं, कितना डायनेमिक हैं। बहरहाल, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस साहित्य सम्मान से ही। और साहित्य सम्मान कैसा लगा आपको, इतने वर्षों के बाद फिर से एक सम्मान? देखिए, सम्मान तो मुझे बहुत जगह मिले जी, किसी ने अपमानित नहीं किया। देश भर में घूमता रहा हूँ, साहित्यिक सम्मेलनों में जाता रहा हूँ, और अमूमन जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ आपको सम्मानित किया ही जाता है। लेकिन जैसे मैं आपको बता दूं कि जब मैं घर लौट कर आता हूँ, मेरे छात्र जो मेरे परिवार के सदस्य होते हैं, अमूमन हिंदी के जो शोध कर रहे हों, सब मेरी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, और वो आते साथ उसकी लूट हो जाती है। वो प्रतीक चिन्ह किसी के पास, शॉल किसी के पास, और इसी तरह लिफाफा किसी और के पास, है ना। तो इसलिए मैं उसको याद नहीं रख सकता कि उसके नाम क्या हैं, कहाँ क्या मिला। मुझसे जब भी पूछा जाता है तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो
पत्र पहले आते थे, अब जो मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं मोबाइल से, उनसे मुझे जानकारी मिलती है कि मेरे पाठकों की संख्या बढ़ रही है। तो आपको तो ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा अभी इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन अभी हालिया इनको इसके पहले छत्तीसगढ़ में एक बड़ा सम्मान भी मिला है, और अभी जो दिल्ली में जो सम्मान मिला उसमें ममता कालिया जैसे नाम भी हैं, उनको भी सम्मानित किया गया दिलीप जी के साथ में। तो ये जो सम्मान होता है दिलीप जी, आप का व्यक्तित्व हम लोग जो देखते रहे हैं पिछले 4 दशकों से, आपके व्यक्तित्व को जो हमने समझने की कोशिश की है, आपको कई बार विवादों में बहुत देखा जाता है, आपके बारे में लोग खूब चर्चा करते हैं। अब विवाद में होना कई बार बहुत अशुभ या नकारात्मक विवाद, वैसा नहीं कहेंगे, लेकिन दिलीप तितरवे हर उस अखबार पत्रिका में नजर आएंगे जहां पर लोग काफी जीवंत हैं। तो ऐसा इसको आप किस तरह से लेते हैं? मैं आपको बताता हूँ, जब आप घर में रहते हैं ना तो बर्तन खनकते हैं, उस खनकने के संगीत को मैं सुनता हूँ। खनकने के कारक जो होते हैं उसमें मैं एक मोहरा होता हूँ, निश्चित रूप से होता हूँ। लेकिन विवाद जहाँ तक सवाल उठता है कि स्वयं साहित्य एक विवाद है, एक विमर्श है, एक आलोचना है। आप कहानी लिखें वो जीवन की आलोचना, उपन्यास लिखें जीवन की आलोचना, आप समाचार लिखें जीवन की आलोचना, और आलोचना से कोई न कोई तो आहत होगा ही। इसमें सोचने की क्या बात है? हम कुछ भी मुंह से निकालें सही है, उसकी आलोचना होगी, कोई भी निकाले, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। लेकिन तो आपको तो जो मित्र हैं उनको बुराई के साथ आप जैसे ग्रहण करते हैं, शत्रु को भी उनकी अच्छाई के साथ ग्रहण, बिल्कुल उल्टा ट्रीटमेंट दीजिए। तो आपको कल जो शत्रु थे आपके एक दिन मित्र बन जाएंगे, क्योंकि आपने उनकी सिर्फ अच्छाई को देखा। अब मित्र की बुराई हम क्यों देखते हैं? ताकि उसको रेक्टिफाई कर सके, तो मेरे मित्र हो, ये गलत ना करो। जब ये कोई सोच लेता है कि हम सबको आदमी की दृष्टि से देखेंगे, तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और साहित्यिक हो जाता है। जब तक हमारी दृष्टि मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने की नहीं होगी, हम साहित्यकार नहीं हो सकते हैं। अगर हमने भेदभाव की दृष्टि रखी तो निश्चित रूप से हम साहित्यकार नहीं होंगे। साहित्य भले मेरा बहुत छप जाए, हमारी कहानियाँ छप जाएं, हमारे व्यंग्य छप जाएं, हमारे नाटक छप जाएं, प्रकाशित हो जाएं, मंचित हो जाएं, लेकिन उसमें अगर दृष्टि मानवता को सशक्त करने की नहीं है तो मैं मानता हूं कि मैं असफल व्यक्ति हूं। दिलीप जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें तो हम लोगों को जानने का मौका मिल रहा है, आज हम साथ बैठे हैं। तो दिलीप जी से एक तो मैं समझना चाहता हूं कि आपने जो शुरुआत की थी 70 के दशक में, जैसा कि मुझे जो जानकारी मिली 70 के दशक में आपको एक पेशेवर साहित्यकार के तौर पर एक पहचान मिलनी शुरू हो गई थी, और उससे पहले भी आप लिखा करते थे? मैंने लिखना शुरू किया बहुत कम उम्र से, बचपन से। अच्छा। तो पहले मेरी कहानियाँ बालक में प्रकाशित हुई, उसके बाद मैंने नंदन, चंपक, बाल भारती, इसमें मेरे नाटक आए, बच्चों के कहानियाँ आई, साइंस फिक्शंस आए, वैज्ञानिक फिक्शंस आए मेरे। तो बहुत सारी रचनाएं, 300 साढ़े 300 रचनाएं होंगी उसमें। और उसमें जो पैसा आता था वो सबसे मूल चीज़ होता था। हमारा जो बैंकर था वो मेरा दोस्त था, हमको फ़ोन करता, तुम्हारे बैंक में पैसा आ गया, निकाल लो। पता नहीं हवा तो नहीं हो जाएगा। मजाक करते थे लोग। और आज भी मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं, मेरे बैंक बैलेंस मेरे शब्द हैं जो मेरी किताबों में अंकित क्या बात है, मेरे भाषणों में अंकित हैं। क्या बात है। तो एक तो हम ये सबसे शुरुआत करते हैं आपकी वो बाल जो रचनाएं रही हैं, जो आपने कहा 300-350 आपकी रचनाएं छपी बच्चों की पत्रिकाओं में। बालक आपने गिनाया, पराग, नंदन, चंदा मामा, उस जमाने का। जी हाँ, जो आज के बच्चे शायद उनके नसीब में नहीं है। तो उस जमाने में दिलीप जी लिखा करते थे, खुद ये भी बच्चे ही होंगे, हमें लगता है, जैसा उन्होंने बताया कि उस उम्र में खुद ही बच्चे थे और साहित्य सृजन शुरू कर दिया था। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारी जो समझ अभी तक जानकारी आपके बारे में है कि आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 70 के दशक में शुरुआत की थी।
70 के दशक में। हाँ, वो कहाँ से शुरुआत हुई? मैंने शुरू किया था सेंटिनल से। सेंटिनल से वो क्या था, रांची में एक अखबार था। हाँ, उसके बाद थोड़ी दिनों के लिए न्यू रिपब्लिक में, न्यू रिपब्लिक भी उसके बाद मैं रांची एक्सप्रेस में आया। रांची एक्सप्रेस में हालांकि वो कबूलनामा हुआ नहीं। अच्छा, कबूलनामा लेकिन मैं रांची एक्सप्रेस में था और मैंने बहुत समाचार वहाँ लिखे और वहाँ का मेरा कुर्सी भी निश्चित था। और उसके बाद मैं आर्यावर्त में गया। उसके बाद आज अखबार में मैंने रांची में भी काम किया, पटना में भी काम किया और न्यूज एडिटर पटना में रहा। अच्छा, न्यूज एडिटर रहे आप पटना में, ग्रेट। अच्छा, उसके बाद फिर आपने पत्रकारिता से उसके बाद मैंने बहुत छोटे समय के लिए एक राष्ट्रीय नवीन मेल डाल्टनगंज, हाँ, राष्ट्रीय नवीन मेल, मैं उसमें भी गया डाल्टनगंज। और जहाँ तक लेखन का प्रश्न है, मैंने जो अखबारी लेखन का, वो मैंने हिंदुस्तान जो रविवार यह अंश होता था, उसमें मेरी बहुत कहानियां छपी, दिल्ली वाले एडिशन में, है ना। उसमें मेरी पहली जो कहानी छपी थी मृत्यु रेखा के नीचे, वो पलामू में उस समय अकाल पड़ा था और नरसिम्हा राव जी वहाँ दौरा पर आए थे। अच्छा। तो उस समय जब मैं वहाँ गया था और वहाँ जो कुछ समाज की स्थिति देखी, अकाल की स्थिति देखी, उस स्थिति पर मैंने लिखा। और उस कहानी का जो वाचक है वो अकलू मुंडा का कुत्ता है। अकलू मुंडा का कुत्ता है। उसने पूरी कहानी सुनाई कि मैं किस तरह का कुत्ता था, हट्टा कट्टा था, और किस तरह मैं गल के हड्डी का ढांचा बच गया और मेरा मालिक 9 में लगा हुआ है 5 किलो अनाज के लिए। बहुत सुंदर। वो एक था। दूसरा था ईंट भट्टे का कहानी छपी थी मेरी। तो ईंट भट्टे में आप देखते होंगे कि हमारे प्रदेश के बहुत सारी बालाएं जाती हैं वहाँ पर। तो वहाँ जो जाने का क्रम होता है, सिलेक्शन का जो क्रम होता है, जो ठेकेदार लोग करते हैं, उसमें उनकी यौनिक दृष्टि भी होती है। उनकी वो कितना नवयौना है, कितना उस समय केवी सक्सेना यहाँ IAS ऑफिसर हुआ करते थे, जो जनजातीय मामला देखते थे। उन्होंने एक बार रेस्क्यू करके वहाँ से बहुत सारी बच्चियों को लाया था। अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वो दौर था। हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्लस लेबर। अच्छा। और उसमें भी उनका शोषण होता था वहाँ पर, देह शोषण होता था। तो वो कच्ची ईंट कैसे वहाँ जलती है, कच्ची ईंट जो पकती है ना, जलाई जाती है। पकना और जलाना में अंतर है। ईंटें पकाई जाती हैं और जो वहाँ पर लड़कियां जाती हैं, बालाएं जाती हैं, मेरी बहनें जाती हैं, मेरी बेटियां जाती हैं, उनको जलाया जाता है। इस पर वो आलेख था आपका? कहानी थी। क्या शीर्षक फिर से आप दोहरा सकते हैं? बेबस कच्ची ईंट। बेबस कच्ची ईंट। अच्छा, ये आधे पन्ने में छपी थी हिंदुस्तान। किस दशक का है ये? कब आपने लिखा था इसको? तारीख तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये 76-78 की बात होगी। अब सोचिए साहब, वो उस जमाने की बात है जब लोग आज याद करते हैं कि हमारे यहाँ लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई आदिवासी शोषण पर या आदिवासी सामाजिक जो बदहाली है उस पर। अब दिलीप तितरवे जैसे लोग आवाज़ तो उसी समय से उठा रहे हैं। ये 70 के दशक की बात है। वो आंदोलन, झारखंड आंदोलन, हमें लगता है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ तो रहा था, लेकिन वो उबाल पर नहीं था। उस ज़माने में दिलीप तितरवे जैसे लोग लिख रहे थे और इनकी वो कहानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ें कि आपने अखबार में एक कहानी भी आपकी कहानियाँ छपती थी। इसके अलावा पत्रिकाओं में भी छपती थी। इसके अलावा जैसे कार्टून वगैरह के बारे में भी कहा जाता है। आप कार्टूनिस्ट भी बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं। आपके कार्टूनों की चर्चा लोग आज भी करते हैं। मेरे कार्टून्स पहले जो प्रकाशित हुए वो मेरी अपनी ही पत्रिका थी, प्रताप इंडिया, जो मैं यहाँ निकालता था। आनंद होटल में मेरा कार्यालय था, वहाँ से मैं निकालता था। प्रताप इंडिया पाक्षिक था। अच्छा। उसके बाद वो ज़्यादा दिनों तक मैं नहीं चला पाया। अर्थव्यवस्था ने साथ नहीं दी मुझे, और साथ नहीं मिला उसका मुझे। और तत्पश्चात मैंने कुछ छोटे मोटे अखबारों में काम करते हुए रांची एक्सप्रेस में भी आया। वहाँ मेरी दैनिक कार्टून छपना शुरू हुए। अच्छा, रांची एक्सप्रेस में दैनिक कार्टून छपने लगे। वहाँ से छपने के बाद जब रांची एक्सप्रेस 1980 में जब चुनाव हुआ तो बलबीर जी ने जो समाचार का वहाँ पर जो बनाया था, जो उनकी जो नीति थी,
वो मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, अच्छी नहीं लगी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो उनकी बुरी नीति थी, वो उनकी नीति थी। मेरी जो अपनी नीति से समाज के संबंध में थी, तो मैंने कभी कोई विवाद नहीं किया और मैं वहाँ से चुपचाप निकल के घर चला आया। और जिस दिन मैं निकला था उसी दिन मेरी बेटी की जन्म हुआ था। अच्छा। उस लोगों ने कहा कि एक बार बेटी का जन्म हुआ, दूसरे नौकरी गई। अपनी नौकरी नहीं गई, नौकरी कर ही नहीं रहा था मैं, है ना। 350 रुपया का रसीद कटता था, एक रसीद कटती थी, वो मुझे मिल जाया करती थी, तो मारू साहब दे दिया करते थे। उसके बाद मैं यहाँ से पटना चला गया। पटना जाने के बाद बड़ा संयोग हुआ कि दरभंगा के जो राजकुमार थे, महाराज जी थे, उनसे मुझे एक क्रिकेट मैच में भेंट हो गई। अच्छा। और मैं उन दिनों आर्यावर्त में पटना में एक अपने परिवार के व्यक्ति के साथ रहता था और थोड़े दिनों तक मेरा आशीष सिंह थे, जो मेरे संघर्ष के साथी थे किसी जमाने में, उनके हॉस्टल में रहता था। तो वहाँ खिचड़ी चावल जो बने वही खा करके रहता था मैं। और जो आर्टिकल्स लिखता था वो आर्यावर्त में, इंडियन नेशन में, वहाँ के अखबारों प्रदीप में आदि में छपा करते थे। उसके बाद एक दिन मुझे ऑफर मिल गया आर्यावर्त ज्वाइन करने का। मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पर एक पाक्षिक मैगजीन उस समय निकलना शुरू हुआ था, उसमें भी मैंने लिखा। मिथिला मिहिर बहुत ही प्रोमिनेंट मैगजीन था, तो मैथिली मुझे थोड़ी बहुत आती थी, थोड़ी बहुत मार्कंडे प्रवासी सीख ली, तो उसमें मेरे छोटे छोटे स्ट्रिप्स आने शुरू हुए। और इंडियन नेशन में मेरे स्ट्रिप्स आए, टिन और इस तरह के बहुत सारे स्ट्रिप्स आए। उसके बाद कार्टून्स आए। वहाँ के मैगजीन्स का मैंने कवर भी डिजाइन किया, है ना। उस समय डिजाइन करने के लिए कंप्यूटर नहीं होते थे, वो हैंड डिजाइनिंग होता था। और फॉन्ट भी पहले वो जो होता था लेड फॉन्ट होता था, कंपोज नहीं होता था वहाँ पर। वहाँ पर वो वो कंपोजिशन होता था, उठा कर रखना नहीं, टाइपिंग हो जाती थी। बहुत बड़ा टाइप प्रिंटर होता था, उसको मोनो कहते थे, मोनो प्रिंटर कहते थे, मोनो से बन जाता था। और मशीन कहिए आपको, ऑफसेट मशीन से एक स्टेप पीछे का वो मशीन थी, पहले का एक स्टेप पीछे की। उसमें 100 पन्ने के अखबार छप सकते थे, बड़े साइज के, तो बड़ा अखबार था। और सर्कुलेशन भी उस समय सबसे सर्वाधिक था। वेतन के हिसाब से भी हम टाइम्स ऑफ इंडिया से अधिक वेतन पाते थे। अच्छा, ये आर्यावर्त की बात कर रहे हैं? आर्यावर्त इंडियन नेशन में असल में महाराजा टाइम्स ऑफ इंडिया में जब स्ट्राइक होता था तो लोग बोलते थे कि एट पार विथ इंडियन नेशन हम लोग को वेतन दिया जाए। तो वहाँ से मेरी पत्रकारिता हुई। फिर मैंने आज अखबार में ज्वाइन किया। अच्छा। और उसके बाद बेनी माधव चटर्जी वगैरह सब अच्छी दोस्ती हो गई। हिंदुस्तान में भी मैंने बहुत दिनों तक उसका साहित्यिक पृष्ठ जो था, एक कहिए तो मुझे जिम्मेदारी दे दी गई थी साहित्य पृष्ठ देखने का। तो मैंने बहुत समय तक, करीब 6-8 महीने तक वहाँ पर साहित्यिक पृष्ठ भी निकाला उसका। पत्रकारिता में तो आपने काफ़ी कुछ काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप रिपोर्ट वगैरह भी कभी आपने रिपोर्टिंग की किसी खास अवसर पर, आपको याद पड़ता है? मैंने बहुत सारी रिपोर्टिंग की, बहुत सारे अखबारों में स्वयं जाके स्पॉट पर किया। गया में एक नरसंहार हुआ था, उसमें गया। अच्छा। मेरे कैमरामैन थे इंडियन नेशन में, बड़े मेरे जिगरी थे, उनके साथ हम लोग कभी 3 बजे रात में भी जाते थे। यहाँ जब रामगढ़ कैंट में एक छोटा सा विद्रोह हुआ था, तो उसमें जहाँ उसको रोका गया था, रूटों का जो विद्रोह हुआ था, तो उसमें वहाँ पहुँच गए थे, हम लोग स्पॉट पर थे। इसके अलावा हम और हमारे जो संपादक थे पंडित हीरानंद शास्त्री, हम लोग जब एक्शन हुआ था अमृतसर में, उस समय भी हम लोग वहाँ गए थे। हम लोग 2 दिन के बाद वहाँ पहुँचे थे। अच्छा। घटना के 2 दिन मतलब जर्नलिज्म में आपने मैंने काफी यात्रा की है, काम किया है। रोविंग आप कह सकते हैं, रोविंग राइटिंग मैंने बहुत की है। और आर्टिकल्स मैंने बहुत लिखे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं एडिटोरियल पे। आपकी पुस्तकें भी तो बहुत सारी छपी हैं साहब, कितनी होंगी, संख्या कितनी है? अब संख्या तो मैं याद नहीं रखता, लेकिन जो हाल में आने वाली हैं मैं उनके बारे में चर्चा कर दूं। मेरा एक उपन्यास आ रहा है, श्री राम झुग्गीपाड़ा। झुग्गीपाड़ा। अच्छा। अगर आप किसी श्री राम झुग्गीपाड़ा, और मेरे लिखने की आदत है कि जो चीज जिसको तुम जी के देखो उसी को लिखो। इसलिए मैंने करीब दिल्ली के बहुत सारे झुग्गियों में 6 महीने झुग्गीवासी की तरह रहने का प्रयास किया। अच्छा। और वहाँ के बहुत सारे कैरेक्टर्स उसमें आए हैं।
कई बार तो मैंने क्या किया है कि 4-5 कैरेक्टर्स को मिला के कैरेक्टर बनाया है जो थोड़े थोड़े के अंतर के थे। इस तरह से मेरे कैरेक्टर्स बड़ी खूबसूरत बने हैं। झुग्गियों के बच्चे, झुग्गियों की हंसी, झुग्गियों के ठहाके, झुग्गियों के भजन, झुग्गियों के कीर्तन, झुग्गियों के झगड़े, झुग्गियों में चुनाव, अच्छा, झुग्गियों में साहित्य। आप बोलेंगे झुग्गियों में साहित्य, तो हाँ बिल्कुल, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो प्रेमचंद को बैठ के पढ़ते हैं आज भी। क्या बात है ना। तो उसको रह करके लिखना, तो इसलिए मेरा जो कोई दूसरी जो रचना आती है वो अखबारी नहीं होती, वो हृदय के संवेदना से अभिव्यक्त होती है ना, अंदर से निकल। और घटनाएं हैं, चित्र हैं, वो अंदर में, अंतर मन में जब बोलने लगते हैं कि नहीं निकालोगे तो मारूंगा, तब कलम मेरी जो उठानी पड़ती है या कीबोर्ड पर मेरे हाथ चलने लगते हैं। अब तो आप कीबोर्ड पर ही ज्यादा करता हूँ, कि हाथ थोड़े कांपने लगे हैं तो कीबोर्ड पर ही चलते हैं। तो अब उसमें भी बहुत सारा है कि अगर बगल में कोई बैठे हुए हैं तो एक साथ में 2 किताबें का डिक्टेशन से ये बैठी हुई है, सामने में अगर मान लीजिए मेरी कोई सहयोगी बैठी हुई है या बैठा हुआ है तो मैं उसको बोलता भी जा रहा हूँ, इधर मेरा एक काम चल रहा है। अच्छा, तो एक साथ 2 काम करने का आदत जो मुझे बना, लिखने की जो आदत बनी मेरी, वो पत्रकारिता में रहते हुए। हाँ, पत्रकारिता का जो माहौल होता है, नहीं? एक न्यूज रूम का जो माहौल होता है, अफरा तफरी, बदकही, बहुत सारी बातें भी चल रही हैं। अनेक टेस्ट के ना, समाचार तो अनेक टेस्ट के आते हैं और हर टेस्ट के साथ में आदमी को अपने टेस्ट बदलना पड़ता है, स्वाद बदलना पड़ता है, मन की सोच बदलनी पड़ती है, वो सारी चीजें आती हैं ना उसमें। तो आपका क्या, मान लीजिए उपन्यास भी क्या है, सरगम है जीवन का, अप एंड डाउन होता है जीवन, जैसे ऊपर ऊपर चलेगा। तो हम तो आपके जो प्रकाशित पुस्तकों के बारे में संख्या अगर बताना चाहें, कितना बताएं? 2 दर्जन कह सकते हैं? 2 दर्जन होंगे। 2 दर्जन पुस्तकें छप गई हैं आपकी। इसके अलावा जैसे कि उसमें कविताओं की संख्या कितनी आपका अंदाजा लगता है? काव्य मेरे कम से कम 6-7 होंगे। सबसे ज़्यादा मैं अगर समझना चाहूँ कि सबसे आपको अगर याद आप कर सकें, उसमें सबसे पसंदीदा आपका कौन सा काव्य कहेंगे, कविता का छंद कहेंगे, जो भी तो उस बारे में अगर मैं कहना चाहूँ जी, तो पसंदीदा तो लेखक के अब मैं नहीं कह सकता हूँ, सब कुछ सब होता है ना, सब होता है, सबको हम प्यार करते हैं, है ना, शब्दों से प्यार करते हैं और शब्दों में प्रेम भरते हैं, शब्दों में आक्रोश भी भरते हैं। और अगर हम बाबा नागार्जुन की बात करें तो उसमें विक्षोभ भी भरते हैं। विक्षोभ भी है। उन्होंने 10वां रस प्रस्तावित किया था, विक्षोभ रस। आप तो रेणु के साथ भी बैठ चुके हैं, बाबा नागार्जुन के साथ भी बैठ चुके हैं। उस जमाने की कोई कहानी सुनाइए जो बड़ा रुचिकर हो हमारे दर्शक के लिए। सबसे रुचिकर तो आपको मैं बताता हूँ, मैला आंचल। हाँ, अच्छा। तो मैला आंचल जब उन्होंने लिखा तो राष्ट्रीय स्तर पर उसको कहा गया कि उसकी भाषा बहुत रद्दी है, उपन्यास बेतुका है, इसमें उपन्यास के तत्व नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं, उपन्यास के जो तत्व हैं, 6 तत्व, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि कथा का बन जाना और जनहित में चला जाना, जन सरोकार में उसका स्थापित हो जाना, स्थापित हो जाना। तो दृश्य उपन्यास कहलाते हैं। छोटे छोटे दृश्यों में आपने देखा होगा, उनके जितने उपन्यास उसमें दृश्य है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कंटिन्यूटी कहाँ पर है? जब हम किस्सा सुनाते हैं, आप महाभारत पढ़ें, कंटिन्यूटी नहीं है। रामचरितमानस पढ़ें, उसमें कंटिन्यूटी है। तो वो कथा है, वहाँ किस्से हैं, कथाएं हैं, कथा और कथाएं, कथाओं की श्रृंखला है वहाँ। और रामचरितमानस में कथा है, उसमें भी कहीं कहीं पर विपथन होता है, कथा विपथन है। तो मेरी भी जो स्टाइल है लिखने की, वो किस्सा गो स्टाइल है। जैसे मेरा जो उपन्यास है एक कालखंड की यात्रा। एक कालखंड की यात्रा में मुझे अगर समाज को दिखलाना है कि समाज कैसा है, तो मैं ये नहीं लिखूंगा बहुत तोड़ फोड़ है, बहुत बेईमानी है, भ्रष्टाचार, ये मैं नहीं लिखूंगा। मैं वहां एक कथा दे दूंगा। अगर साहित्य में अब शब्दों का प्रयोग बढ़ रहा है, एक एक उपन्यास में 300 350 माँ बहन की गालियां लिखी जा रही हैं और प्रतिष्ठित लेखकों के द्वारा, पद्मश्री लेखकों के द्वारा वो सम्मानित हो रहे हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं एक दृष्टांत दे दूंगा।
मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको उपस्थित करता हूँ। जयपुर में हिंदी फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पर एक महानुभाव महाराष्ट्र से आए थे। उन्होंने उपन्यास का अपना पाठ शुरू किया और लगभग 5 मिनटों तक वहाँ के जो फुटपाथ के जो गालियाँ होती हैं, वहाँ भी मैं रह चुका हूँ फुटपाथ पर, जो गालियाँ होती हैं उन गालियों का भरमार शुरू होते चला जा रहा। एक बच्चा अचानक अपने बाप के गोद से उछला और अपने पापा की तरफ घूम करके जोर से बोला, पापा ये आदमी बहुत गंदा है। अब आप बोलिए, उसकी इंस्टेंट आलोचना हो गई। क्या बात। उसके बाद वहाँ बहुत सारे दिग्गज बैठे हुए थे, उन लोगों ने उनको सादर मंच से उतारा। लेकिन यह जो आप देख रहे हैं विकृति, साहित्य विकृति के विरुद्ध होता है। विकृति पसारने की चीज नहीं होता है साहित्य, है ना। उसको आपको देखना होगा कि साहित्य से आप एक सुंदर भाषा भी दे रहे हैं समाज को। अब अगर हम बात करें फणीश्वरनाथ रेणु की भाषा की, तो आप कह सकते हैं कि उनकी हिंदी बुरी है। नहीं, हिंदी बुरी नहीं है। वहां पर जो उन्होंने दिया है, क्या उसमें अश्लीलता है? भाषाई अश्लीलता है? नहीं है। आप उसको मान लीजिए कि हिंदी से इतर विभाषा है, हिंदी की विभाषा है, तो उसको आप विभाषा मानेंगे। ये तो व्याकरण में भी लिखा हुआ है। लेकिन विभाषा में क्या उन्होंने माँ बहन की गालियां भर दी हैं? नहीं ना भरी हैं। सही है। बहुत सारे आपको ऐसे आजकल के उपन्यास मिल जाएंगे जिसमें कि आप देखेंगे 300 पन्ने का किताब है, 600 गालियां हैं। इसी पर मेरा एक छोटा सा सवाल है जो हमें लगता है कि बहुत प्रासंगिक है ये, और मैं इसके आपके सामने जरूर रखूंगा। वह यह कि आजकल हर समाज में हर 100 में से एक उपन्यासकार मिल जा रहा है। किताबें प्रकाशित हो रही हैं बड़ी संख्या में, जिसके बारे में मतलब हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। खुद मैं भी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरी तो ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। हाँ, लेकिन मैं सुनता हूँ कि इतनी सारी पुस्तकें आजकल प्रकाशित हो रही हैं, और सबके सब बड़े युवा कथाकार और बड़ा मैं आपको यही भी बताऊं कि बड़े बड़े प्रकाशक हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि पाठक कितने हैं। अगर पाठक की बात की जाए तो पाठक घटे नहीं हैं। हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सामाजिक रूप से हम एक दूसरे से कट गए हैं। आप अपने पड़ोस के लोगों को नहीं जाते हैं, उनके यहाँ आना जाना नहीं रह गया है। एक ज़माना था कि हम पहुँच जाते थे दुर्गाबाड़ी के पास, वहाँ जो रांची के दुर्गाबाड़ी, रांची दुर्गाबाड़ी के पास पूरे शहर के क्या साहित्यकार, क्या पत्रकार, क्या छात्र नेता, क्या जो विभिन्न दलों के लोग साथ बैठ के चाय पीते थे। एक और कम्युनिस्ट बैठे हैं, दूसरी ओर जनसंघी बैठे हैं, तीसरी ओर कोई और समाजवादी बैठा हुआ है ना। शहर में अगर मान लीजिए कि लोहिया जी आए हुए हैं और कोई कांग्रेसी नेता आए हुए हैं, तो चल कॉफी पीते हैं, है ना। ये जो पारिवारिक रिश्ता था, वो रिश्ता आज शहर में खत्म हो गया, गांव तक में खत्म होता नहीं। लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, जिसने भी पढ़ा उससे आपका संपर्क नहीं है। आपने जो पढ़ा आपने किसी और को नहीं बताया। पहले हम चर्चा करते थे कि हमने आज प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी, है ना। उसी स्वीट पैलेस में बैठ करके चर्चा करते थे, बसंत भाई और कौन कौन होते थे, चर्चा करते आज हमने ये कहानी पढ़ी। जिसको कहानी में इंटरेस्ट है बैठ करके उससे बातचीत किया, है ना, बातचीत हुई उससे। लेकिन ये परंपरा खत्म हो गई, तो आपको पता नहीं चलता है। किताबें बिकती हैं तब तो छपती हैं, बिकती हैं किताबें। अभी मैं आपको बताऊं कि 10 कवि, युवा कवि, जिसमें कुछ JNU के प्रोफेसर हैं, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ रांची के हैं, विभिन्न लोगों जगहों के हैं, उनकी कविताओं को अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नवयुवक जो लिख रहे हैं वो पुराने कवियों से बेहतर लिख रहे हैं। अच्छा, बेहतर लिख रहे हैं। अच्छा, हम जो आज लिख रहे हैं, मैं भी यही चाहूंगा कि मुझसे बेहतर आने वाला दिन में दूसरे लोग लिखें। यही चाहत राधा कृष्ण जी की थी, यही फादर कामिल बुल्के की थी, जिनके सानिध्य मुझे बचपन से मिला, है ना। नहीं तो ये जो चलन आया है तेजी से नॉवेल लिखने का, और नॉवेल के साथ पब्लिश होने के साथ ही एक बड़ा नाम बन जाने का,
ये जो एक प्रयास चलता है, इसके पीछे पता नहीं कौन सा ये बाजार देखिए, नाम हो जाना किसी का दुकान हो जाने की तरह है। किसी का नाम हो गया तो समझ लीजिए वो दुकान हो गया। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पंडित रामदास मिश्र की लिखी हुई कोई रचना अगर आप यहाँ किसी भी प्रोफेसर से पूछ लीजिए तो उसको मालूम नहीं होगा। इतने सारे लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री लेखन में मिला होगा। आप किसी भी स्टूडेंट से जो एमए में कर रहा है या प्रोफेसर ही है, उससे जाके आप पूछ लें कि क्या आप इनके लिखे हुए 4 किताबों का नाम बता सकते? नहीं बता सकते। यही मैं जानना चाह रहा था कि वाकई क्या पाठक मिलते हैं उन किताबों के, जो नए नए जो लेखक बन रहे हैं, जो बड़े उपन्यासकार, बड़ा नाम बनाया जा रहा है, इसके पीछे पूरा का पूरा बाजार। देखिए, एक प्रचार तंत्र होता है। जो प्रचार तंत्र से जुड़े हुए हैं, आप देखिएगा फेसबुक पर ढेर सारे लेखक हैं। खैर, फेसबुक और सोशल मीडिया की बात तो आप सोशल मीडिया पर देखेंगे ढेर सारे लेखक हैं। लेकिन जब आप असली जो लेखक हैं, वास्तविक लेखक हैं, जो लिख रहे हैं, कभी तो यहाँ आप ही शहर में सोचता हूँ 150-200 होंगे, है ना। लेकिन कभी जो वास्तविक हैं उनसे जब आप मिलेंगे तो आपको अंतर नजर आ जाएगा कि वह जो लिख रहे हैं और आपने जो सुना है मंच पर, है ना। मंच पर वाले कवियों को भी पद्मश्री मिला है ना, जो ननद भौजाई पर कविता लिखते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहां पर देखते हैं जब एक लड़की बलात्कृत हो जाती है, जब एक बूढ़ा घर से निकाल दिया जाता है, उसकी कविता, जब एक छात्र बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है और उसको किताब नहीं मिल पाती है, उसका नाम कॉलेज से कट जाता है, वह फी नहीं जमा कर पाता है ना। वैसे भी बच्चे, ऐसे भी बच्चे आपको मिल जाएंगे जो सड़कों पर आकर के आईएएस ऑफिसर बन गए। हमारे जैसा भी एक बच्चा मिल जाएगा आपको जिसने अपना जीवन तो 0 पैसे से शुरू किया था, लेकिन मैंने पैसा नहीं देखा, मैंने अपने को डेवलप करने का प्रयास किया। मैं यही चाहूंगा कि आने वाले जो भी बच्चे हैं, कठिनाई से मत डरो, कठिनाई तुम्हारी जिंदगी है, उसको जी जाओ, हंसते हुए, खेलते हुए, ठहाका लगाते हुए। ऐसे झुग्गियों में लोग रात में ढोल तालक मजीरा लेकर के बैठ जाते हैं, भजन गा के मस्त हो जाते हैं, चलता है भजन कीर्तन चलता है। तो उससे गरीब तो आप नहीं हो ना। आप कठिनाई से लड़ो, खेलो उसके साथ, प्ले विथ प्रॉब्लम्स बिफोर यू। अच्छा, आपके कुछ पेंटिंग्स के बारे में हम चर्चा करें। आप पेंटिंग्स में क्या ऑयल पेंटिंग मैं ऑयल पेंटिंग करता हूँ, वाटर पेंटिंग भी मैंने की है, वाटर कलर और मैंने मिनिएचर्स, मिनी पेंटिंग्स भी की हैं। ओह अच्छा। मेरे मिनी पेंटिंग्स आर्यावर्त में एक सीरीज प्रकाशित हुए थे। और पेंटिंग्स में मैंने गणेश के पेंटिंग्स बहुत बनाए हैं। अच्छा, गणेश, और गणेश की विभिन्न मुद्राओं पर बनाए हैं। गणेश की जो मुद्राएं हैं उस मुद्राओं में लोग 2 भेद करते हैं, लेकिन मैं कोई भेद नहीं करता, क्योंकि संपूर्णता में गणेश जो हैं वह अगला कदम बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहें, आपका अगला कदम क्या होगा, आपकी परिक्रमा कहाँ हो सकती है, तो परिक्रमा पिता की होती है। पिता आपके जन्म देने वाले भी होंगे, पिता आपके गुरु भी होंगे, पिता आपके लिए बड़े भाई भी होंगे, पिता वह पुस्तक भी होगी जो कि आप, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करते प्रभावित हुए। आप पुस्तक को पिता भी मान सकते हैं और माता भी मान सकते हैं, वह अर्धनारीश्वर के समान है पुस्तक। एक चीज और, क्योंकि आप झारखंड में रहे हैं, आपने इस पर भी कुछ झारखंडी समाज, झारखंडी जन नेताओं के बारे में अक्सर जो लोग ढूंढते रहते हैं कि इस पर कुछ गंभीर चीजें, हालांकि लिखने वाले तो बहुत सारे रहे हैं, कुमार सुरेश सिंह जैसे शोधकर्ता रहे हैं जो खुद प्रशासनिक अधिकारी थे, लेकिन आप जैसे जो साहित्यकार हैं, उन्होंने जिस ढंग से दिल्ली की झुग्गियों को जिया, क्या आपने झारखंड में भी इन चीज़ों को महसूस किया? मैं झारखंड के गांव-गांव मैंने घूम के गांव का दर्शन ही नहीं किया, गांव के लोगों को पुस्तक की तरह पन्ने पन्ने पढ़ा, पंक्ति पंक्ति पढ़ा। इसके अलावा ये जो आपने देखा होगा कि मैं 8 वर्षों से रांची में रहते हुए रांची में नहीं निकला,
रांची में निकला, अदृश्य रहे रांची, अदृश्य रहा रांची। लोगों से मैं मिलने नहीं गया, मैं अपने निकटतम मित्रों से भी नहीं मिला। वैसे मैं मित्र नहीं बनाता, परिवार बनाता हूँ। आज भी मैं उस परिवार में जाता हूँ तो मैं रसोई तक पहुंच जाता हूँ। झारखंड का जो सामाजिक परिवेश है उसको आप कई कोणों से देख सकते हैं। यहाँ की गरीबी भी आप देख सकते हैं, गरीबी के अंदर अमीरी भी देख सकते हैं, गरीबी के अंदर अमीरी भी देख सकते हैं। अच्छा। अमीरी विचार का और गरीबी पेट की गरीबी और विचार की अमीरी, ये आपको हर गांव में मिल जाएगा। दूसरी बात जो आप मार्क करेंगे, जो गांव में अमीर हैं वो भी गरीब के मित्र हैं। अब भले वो भौतिकवाद आ रहा है तो भेदभाव आ रहा है, पहले नहीं था। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बदलता जा रहा है, बदल रहा है। आपको मैं बताऊं कि पहले जंगल शांत होता था और आवाजें रात में आती थी, दिन में भी थोड़ा चिड़ियों का चहचहाट से जंगल जागता था। जीव जंतु जो दिन के हैं, दिनचर हैं, वो निकलते थे, अपना भोजन ग्रहण करते थे, निशाचर जो है अंदर चले गए, रात में करते थे। तो जंगल का जो सौंदर्य था, फिजिक्स था, वो बदल गया। उसकी जो बुनावट थी वो बदल गई। मैं आपको जंगल की एक बात बताता हूँ, बड़े मार्के की चीज है वो। पलामू के एक जंगल में गया तो रात में करीब 3 बजे सुबह हम लोग उठे, तो गर्मी का दिन था, 5 बजते 5 या उससे कुछ पहले का समय होगा, थोड़ा सा उजाला हो रहा था। हम लोगों ने देखा कि तोते का एक झुंड आया पड़ा। वो उनके एग लेइंग का, अंडा देने का समय था और वो खोडर वाले वृक्ष खोज रहे थे जहाँ वो बच्चे अंडा रखते, क्योंकि घोंसले नहीं बनाते हैं तोते। वो आए और एक पेड़ पर बगुले, कौवे सब बना के रखा हुआ था अपना घोंसला। चारों ओर से उन्होंने घेरा और जैसे उनके आने की आवाज आई, शोर लग रहा था कि हो रहा है काफी जोर से, उनके पंखों की हजारों की संख्या में तोते थे। ये जो कौवे वगैरह थे वो भागना शुरू किए और ऊपर ही दिखाई दिया कि सबके पंख उड़े जा रहे हैं और पूरा वृक्ष उन्होंने कब्जा कर लिया। एग लेइंग किया और वहां पर जम गए। अंडा दिया, उसके बाद नहीं, बैठे रहे। पेड़ों पर जो उनके जो नर थे वो रहे। अच्छा। और वो पारी नर और मादा सेवन कर, उसका वो सेवना कहते हैं, सेवना किया उन्होंने। तो इस तरह से हमने देखा। तो नेचर को हमने बहुत अध्ययन किया। वहाँ डॉक्टर श्रीवास्तव एक हैं जो जूलॉजिस्ट हैं, उनके साथ मैंने जंगल में काफी समय गुजारा। आपकी पुस्तकें जो आई हैं, देखिए, मैंने यहाँ के पूर्वजों पर लिखा, मैंने यहाँ के 1857 के शहीदों पर लिखा, मैंने सिंगी दई पर लिखा। सिंगी दई मतलब जो आप जनी शिकार वाली कथा जो है ना, सिंगी दई, जनी शिकार उन्हीं के नाम, उनके कारण शुरू हुआ। हाँ, बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं, झारखंड से बाहर, वो आज भी जानना चाहते हैं उस कथा के बारे में। बहुत सारी चीजें, कभी मैं आपसे इस संदर्भ में और बात करूंगा तो आपसे वो पूरी कथा सुनूंगा और लोगों को बताना चाहूंगा कि वो महिला के बारे में उसका व्यक्तित्व क्या था। बहरहाल, तो आप आगे कह रहे थे। हाँ, तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक तो सामूहिकता है, कृषि में भी सामूहिकता है, जगह है, मजदूर रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब इधर देख रहे हैं कि लोग मजदूर रख रहे हैं, पहले मजदूर लोग एक दूसरे की खेती कर दिया करते थे। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, उसका पालन समाज करता है। आपने इस पर ढेर सारी पुस्तकें लिखी। मैंने यहाँ की कहानियां लिखी हैं, यहाँ के जनजीवन पर आधारित कहानियां लिखी हैं और अच्छी संख्या में लिखी हैं। यहाँ के जन नायकों पर भी आपने लिखा है? जन नायकों पर भी लिखा है, बिरसा मुंडा वगैरह। बिरसा मुंडा पर मेरी किताब है। 2 किताबें हैं मेरी। 2 किताबें हैं। 2 किताबें बिरसा मुंडा पर। और बिरसा मुंडा को मैंने अंग्रेजों की गजेटियर से नहीं देखा। अच्छा, मैंने लोग गजेटियर से नहीं लिया है। गजेटियर से नहीं, क्योंकि गजेटियर में बहुत सारी चीजें झूठी हैं, बहुत सारी जो कथाएं फैलाई गई, जिससे कहा जाता है कि बिरसा ने कब्र से किसी औरत के गहने निकाल के बेचे और आलू खरीद कर आए। वो बिल्कुल झूठी घटना है और वो गढ़ी हुई घटना है। उनको बदनाम करने के लिए जो घटनाएं वहां प्रस्तुत की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसको इतिहासकारों ने सही मान लिया, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई, कोई दुकान ही नहीं थी इसमें कि गहना खरीदा जाए और बेचा जाए, न ऐसी कोई परंपरा है वहां पर। तो परंपरा न जानने वालों ने बहुत कुछ लिखा। एक बहुत बड़ी लेखिका का उपन्यास आया था जिसमें बिरसा को
पत्ता पहने हुए उसका फोटो था कवर पर, जो बाद में मेरे कहने पर बदला गया, है ना, कि कवर आप गलत कर रहे। वो धोती पहनता था और 3 रंगों का धोती पहनता। हाँ, कड़िया पहनते थे या धोती? नहीं, 3 रंगों की धोती पहनते थे, जनेऊ पहनते थे, है ना। 3 रंगों की धोती, मतलब सुबह में वो व्हाइट पहनते थे और नीला, दोपहर में पीला और रात में नीला। और वो तीनों धोती प्रोबेबली हमारे विचार में, जहां मैं सोचता हूँ कि वो तीनों धोती एक साथ पहन लेते थे, और एक बार जो थोड़ा भोजन करने आते थे, निकल के आते थे, उनकी धोती पीली होती, तो लोग समझते थे इनके धोती का रंग बदलता है। अच्छा। जब वो बोलते थे तो बांस, जहां पर पत्थर था, इस पर बैठ करके वो अपनी बात रखते थे। उसके ऊपर जब खड़ा होते थे तो वहां पर बांस को खोखला किया हुआ बांस बहुत सारे होते थे, तो सामने के पहाड़ों में टकराते थे। अच्छा। और वहां से जो उनकी प्रतिध्वनि आती तो बोलते थे, जब बिरसा बोलते हैं ना तो आकाशवाणी, नहीं, पहाड़ भी बोलता है साथ में, है ना, पहाड़ भी बोलता है। लेकिन पब्लिक जब बोलते थे तो नहीं, वैसा प्रतिध्वनि नहीं आती थी। दूसरी थी कि वो पैर में आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वो लंबा डंडा लगा करके लोग चलते हैं ना, ऊंचा चलते हैं, और बिरसा के कई प्रतिरूप भी थे। तो एक साथ वो 4-5 जगह पर प्रकट हो जाते थे। तो इस कारण से उनके बारे में एक दैवीय विचार बना, है ना, जो जरूरी था। एक नेतृत्व पाने का जो पहले का तरीका था, पहले जो सोच था, एक हॉलो बनाया जाता था, उसके सर के पीछे ईश्वरत्व उसको दिया जाता था, वो सद्गुणों का ईश्वरत्व होता था। वो जो दैवीय गुण होता था वो सद्गुणों के कारण आता था, इनके सद्गुणों के कारण, इनके सेवा के कारण, इनकी जो महानता है, इनके अंदर जो सत्य है, अहिंसा है, न्याय है, प्रेम है, सद्भाव है, उसके कारण जो व्यक्ति बनता था राजा, उसका नाम अलग होता है। अयोध्या तो बहुत छोटा सा राज था ना, बहुत ही छोटा सा राज था क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन राजा राम आज भी कहानी में है, कविताओं में है, काव्य में है, महाकाव्य है उनके ऊपर में। तो आपने बहुत सारे मुद्दों को आपने खुला, लेकिन उस सब में बहुत सारी बातें बची हुई हैं। मतलब वो बहुत छोटा छोटा अंश हम लोगों ने केवल स्पर्श किया है, और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार फिर हम लोग इस पर बातचीत करें और काफ़ी गहराई से करेंगे, और एक प्लॉट लेकर हम चाहेंगे, अगर आप इस पर कुछ लोगों को और बताना चाहते हैं कि आपको लोग, दर्शक, भाई अब तो वो जो आज के जो उपन्यासकार हैं उनसे सुनने की बजाय आप जैसे उपन्यासकार, साहित्यकार, उनको उस जमाने की बातें सुनना भी लोगों को अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि लोग पसंद करेंगे। तो आज के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आपका भी आभार मैं अभिव्यक्त करूंगा कि इतने वर्षों के बाद आपने मुझे स्मरण किया। अरे नहीं, और यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, धन्यवाद। और दर्शकों को मेरा जोहार, धन्यवाद कि आपने भी मेरी बातें सुनी। जी, तो दिलीप जी ने आज काफ़ी वक्त दिया है, और हम उनके आभारी हैं। फैक्टफोल्ड उनका आभारी है। आपने फैक्टफोल्ड पर और सारे इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे। इस इंटरव्यू पर आपकी खास टिप्पणी चाहूँगा। आपने कैसा महसूस किया इस बातचीत को? क्या क्या कमियां रही हमारी ओर से, तकनीकी तौर पर या फिर प्रस्तुति के तौर पर? और मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे अनुरोध फिर से करूंगा कि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने नेटवर्क से शेयर करें इस इंटरव्यू को, कि दिलीप तितरवे जी को जो लोग जानते हैं और अब फिर से सुनना चाहते हैं। भाई 70 साल से ज़्यादा का उम्र हो चुका है, और दिलीप जी आज भी जवान हैं। इनको कई बार तो हंसते हंसते इनसे बातचीत हो रही, कई बार तो लोगों ने इनको युवा साहित्यकार के तौर पर भी उल्लेख किया है इनके बारे में। तो बहरहाल इस युवा साहित्यकार के बारे में हम फिर से इनसे रूबरू होंगे और फिर से बातचीत करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, नमस्कार।